हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। आज का इस सेशन Q2AC क्वारंटाइन टू असिस्टेंट कमांडेंट का जो सेशन हमारा चल रहा था, जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा था, उसका आज क्लास 8 ले लेते हैं, दैट इज द इकोनॉमी बिट्स। और आज का एक अनाउंसमेंट है, वी आर अनेबल टू कम लाइव टुडे बिकॉज ऑफ सम रेस्ट्रिक्शंस एट अवर एवीके सेंटर। कुछ रेस्ट्रिक्शंस उधर कोविड के वजह से लगाया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर अनेबल टू कम लाइव टुडे। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस एंटर डायरेक्टली इनटू फर्स्ट क्वेश्चन। वो देखने से पहले आपका एक अनाउंसमेंट है, CAPFAC का पेपर टू बुक जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। उस बुक के रिगार्डिंग बुकिंग्स के लिए या फिर उस बुक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज के लिए आप नीचे हुए नंबर 7093777494 पे कॉल कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है। इट इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई बढ़ाना मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब सैलरीज भी बढ़ेगा, मतलब सेविंग्स भी बढ़ेगा। ये एक चेन आपको ठीक से ध्यान रखना। सप्लाई बढ़ना चाहिए मतलब इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सारा अपने आप बढ़ जाएगा। सो इन्फ्लेशन इसीलिए कभी कभी बोलते हैं इन्फ्लेशन कुछ हद तक ये ठीक है, इकोनॉमी के लिए, एक अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छा होता है कभी कभी, लेकिन वो सिर्फ क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो या गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो, इस तरह का, मतलब एक डिजिट या दो डिजिट का इन्फ्लेशन होता तो ठीक है, लेकिन जब हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह का कंडीशन जब होता है ना, वो ठीक नहीं है इकोनॉमिकली। लेकिन इट इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन, एब्सोल्युटली सही है। इट डिक्रीजेस द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द वेजेस, नहीं नहीं। वेजेस बढ़ेगा मतलब फेस वैल्यू ऑफ द वेजेस विल आल्सो गो हाई, मतलब दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ए ओनली वन विल बी द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर द क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ए। और इस क्वेश्चन का सारा PDF आपको आज ही आपका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। सेकेंड सवाल देख लीजिएगा, व्हाट इज अ संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब क्या है? संक कॉस्ट का मतलब होता है विच इज सिंपल चीजों में बताओ तो जो रिफंडेबल नहीं होता है, जो खर्च करने के बाद जो वापस नहीं मिलेगा, दैट इज नोन एज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट यूजुअली एक एंटिटी में होता है और वह एंटिटी में खर्च, मान के चलो एवीकेएस एकेडमी है, ठीक है ना, एवीकेएस एकेडमी है। एवीकेएस एकेडमी पॉपुलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा, यस और नो। मार्केटिंग यानी हिंदू न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट लगाना पड़ेगा, कोई भी टेलीविजन चैनल्स में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। एट द सेम टाइम हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा ये जो सवाल बना रहे हैं, ये जो किताब आपके लिए दे रहे हैं, वो सारा टीम कौन काम करते हैं? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब ये दोनों के लिए एवीकेएस ने जो भी खर्चा किया है ना, दैट इज नोन एज संक कॉस्ट, मतलब जो वापस नहीं मिलेगा, दैट इज नोन एज संक कॉस्ट। सिमिलरली फॉर एवरी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, सबके लिए ये फर्म कॉस्ट होगा, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर डन ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सही है। एक्सपेंडिचर डन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी सही है। फिर sunk cost are also perspective cost। perspective cost का मतलब होता है जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह जो कॉस्ट होता है ना, दैट इज नोन एज द पर्सपेक्टिव कॉस्ट। तब उतना नहीं आएगा संक कॉस्ट के अंदर, लेकिन एक पहला और दूसरा आएगा, मतलब बी विल बी द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन। संक कॉस्ट समझ गए ना, दैट इज संक कॉस्ट। तीसरा सवाल देख लीजिए, व्हाट इज द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब मैं बता दूं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब पहले इधर समझा देते हैं। इट इज लाइक से गवर्नमेंट का बोरोइंग बढ़ने से, increased government borrowing may lead to the higher demand for the loanable funds and therefore a risk in market interest rates, example on bonds. This might then increase borrowing costs for private sector businesses। यानी हम बोरोइंग अधिकतर करने से
हम बोरोइंग बढ़ने से क्या हो जाएगा, लोनेबल फंड का डिमांड जो है वो बढ़ेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा है तब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा इन्वेस्ट करेगा या कम इन्वेस्ट करेगा, ये बिल्कुल कम इन्वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उनको जो लोन मिल रहा है उसके ब्याज जो है वो ज्यादा हो चुके हैं। इधर सवाल देख लीजिएगा, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ड्यू टू द इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट विच फर्दर लीड्स टू द डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मैंने वही बोला था ना, क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा। तब फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिएगा, crowding out increases vulnerability of economy and may lead to economic shocks। ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली हम सही मानते हैं, क्योंकि ये जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है ये आने वाले समय में अपने अर्थव्यवस्था को ये नुकसान पहुंचाने वाला है। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इसका मतलब सी विल बी द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्राउडिंग आउट इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका कर्व वगैरह आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट देख लीजिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेज फंड। हेज फंड का मतलब होता है, हेज फंड और म्यूचुअल फंड, इन दोनों के बीच में अंतर एक बार जान लेना आप लोग, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में हर बार इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। हेज फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में बता दो, म्यूचुअल फंड एक तरह से छोटा इन्वेस्टर्स के लिए ये काम आएगा, लेकिन हेज फंड जो है वो बड़ा इन्वेस्टर्स के लिए काम आएगा। जैसे मैं बता दो, म्यूचुअल फंड्स, आम आदमी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब 10 रुपए या 20 रुपए भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हेज फंड में ऐसा नहीं है। हेज फंड पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा होता है, लाखों में होता है। दैट इज नोन एज हेज फंड। देख लीजिएगा, इसका मतलब ये जो हेज फंड है वो कौन खरीद पाएगा, कौन इन्वेस्ट कर पाएगा, वही इन्वेस्ट कर पाएगा जिसके पास पैसा ज्यादा है। जिनके पास भी पैसा ज्यादा है, देख लीजिएगा द फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली हाई नेटवर्क इंडिविजुअल कैन एंटर दिस गेम। एब्सोल्युटली सही है। इन्हीं को बोलते हैं ना, ज्यादा अमीर लोगों को क्या बोलते हैं, HNI, यानी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। सेकेंड देख लीजिए, दे आर रजिस्टर्ड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बाय सेबी। एब्सोल्युटली सेबी इसको नॉर्मल फंड का रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, लेकिन AIF के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन सेबी के दौर में मिलेगा। मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब सी बोथ एंड वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हेज फंड म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आप ठीक से देख लेना है। जैसे मैंने इधर दिया है ना, HNI, high network individual, will be entering into this particular game. India hedge fund 1 crore rupees heavy rule, ठीक है ना। फॉरेनर कोई भी हेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो $5 लाख है। इधर म्यूचुअल फंड देख लीजिएगा तो एनी इन्वेस्टर वेलकम, एग्जांपल SBI म्यूचुअल फंड ₹100 मिलियन इन्वेस्टमेंट, समझ गए ना, वो है। सेबी रजिस्टर्ड देम एज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3। रजिस्टर्ड एज म्यूचुअल फंड जो है वो तो असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दौर में रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर ऑफ यू? सो दिस आर ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिगार्डिंग द हेज फंड, एंड अनदर इज समथिंग कॉल्ड द म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट। ये दोनों के बीच में अंतर आप लोग ठीक से पढ़ लेना है। सेकेंड देख लीजिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड मार्क द करेक्ट वंस। 2020 के बजट स्पीच यदि निर्मला सीतारमन का आप सुनते हो, देन वायबिलिटी गैप फंडिंग का इस्तेमाल उस बजट के स्पीच के दौरान में निर्मला सीतारमन जी ने उपलब्ध किया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। बार बार वायबिलिटी गैप फंडिंग का बात किया है। वायबिलिटी गैप फंडिंग इज अ मल्टीपल टाइम ग्रांट, नहीं ये सिंगल टाइम ग्रांट होगा। दूसरा देख लीजिएगा, इट इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये बिल्कुल सही है। मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मान के चलो कोई बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मान के चलो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 100 करोड़ चाहिए। एक हॉस्पिटल मान के चलो, ठीक है ना, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए 100 करोड़ चाहिए, लेकिन हमने ऑलरेडी 50 करोड़ लगा दिया और 50 करोड़ नहीं है, इसी के कारण हमने हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन को रोक दिया है। तब सरकार क्या करते हैं, एक टाइम में इसको फंडिंग करते हैं, दैट इज नोन एज वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है ना। दैट इज ओनली गिवन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और निर्मला सीतारमन जी ने इस साल के बजट स्पीच में that is a scheme which is available in this particular budget, that is known as आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत का मतलब होता है that is
where we are going to जन आरोग्य अभियान, आपने सुना होगा जन आरोग्य अभियान का मतलब होता है हॉस्पिटलाइजेशन, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फ्री हॉस्पिटलाइजेशन दे रहा है, और उसी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए निर्मला सीतारमण जी ने VGF का इस्तेमाल किया है. So second statement is absolutely fair. So B only 2 will be the correct answer for this particular question. क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है. क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा एक बार. विथ रेफरेंस टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है ना, इधर दिया है GNP के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है. आप लोग GDP, मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, NDP क्या है, GNP क्या है और NNP क्या है, इन सब के बीच में अंतर आप लोग एक बार जान लेना, ताकि आपको एग्जामिनेशन में ये बहुत काम का चीज है. ठीक है ना. एनीवेज, इट इंक्लूड्स इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय फॉरेन रेसिडेंट्स. नहीं, इट इंक्लूड्स the income earned from a foreign country by Indians. मान के चलो GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, समझ गए ना, GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ही हम GNP के दौर में बताते हैं. मतलब बाहर से, बाहर में इंडिया के रहने वाला, जो भी इंडिया का क्या कहते हैं, डायस्पोरा कहते हैं. ठीक है ना. डायस्पोरा मतलब जो भी इंडिया से बाहर रह रहा है, इंडियन से ही लेकिन बाहर रह रहा है, वो लोग बाहर रहने के बाद वो जो भी कमाएगा वो रेमिटेंसेस के दौर में इंडिया भेजेगा वापस, तब उसको हम कैलकुलेट करते हैं GNP में. लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी फॉरेन रेसिडेंट, ये GNP में नहीं आएगा. मान के चलो फॉर एग्जाम्पल ऐसे डेविड वार्नर है. डेविड वार्नर इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं. इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए उनको मान के चलो 8 करोड़ रुपए सनराइजर्स हैदराबाद टीम के तरफ से मिला है. ये 8 करोड़ रुपए जो है वो इंडिया के GDP में कैलकुलेट होगा और ऑस्ट्रेलिया के GNP में कैलकुलेट होगा. समझ गए ना. वो ऑस्ट्रेलिया के GNP में और इंडिया के GDP में, लेकिन इंडिया के GNP में वो कैलकुलेट नहीं होगा. मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है. दूसरा देख लीजिएगा, इफ अ कंट्री हैज मेनी मल्टीनेशनल्स that repatriate मतलब earn income from local production, then GNP will be lower than GDP. कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो इंडिया से बाहर लोग ज्यादा नहीं जा रहे, लेकिन बाहर से जो फॉरेन नेशनल्स होता है वो ज्यादा ही इंडिया में आ रहा है. वो जब इंडिया में आते हैं तब कह रहा है GNP के तुलना में GDP बड़ा होगा. मतलब GDP will be greater than GNP बोल रहे हैं. कब हम बाहर नहीं जा रहे, लेकिन बाहर से लोग अंदर बहुत आ रहे हैं. इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा. मतलब B only 2 will be the correct answer for this question. समझ गए all of you. अगला सवाल, which of the below are the determinants while calculating minimum support price. ठीक है ना. ये सेंट्रल एग्रीकल्चर कमीशन फॉर प्राइसिंग CACP जिसको हम बोलते हैं, उसी में MSP एक बार देख लेना ठीक से, और दूसरा होगा PP यानी प्रोक्यूरमेंट प्राइस. वो दोनों के बीच में अंतर क्या है एक बार देख लीजिएगा. और MSP को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, PP को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, वो भी एक बार ठीक से पढ़ लेना है. और MSP जो है सिंपल चीजों में बता दो, MSP जो है वो दोनों भी किसानों को ही मिलते हैं, लेकिन MSP जो है वो मिलते हैं बिफोर हार्वेस्टिंग. यानी खेती जो है वो खेती हमारा हाथ में आने से पहले जो भी पैसा सरकार के तरफ से मिलते हैं उसे बोलते हैं MSP. लेकिन प्रोक्यूरमेंट प्राइस का मतलब होता है जो खेती आने के बाद, यानी फार्म प्रोडक्शन हाथ में आने के बाद जो भी पैसा सरकार के तरफ से मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोक्यूरमेंट प्राइस. ठीक है ना. MSP कैलकुलेशन में कौन कौन सा डिटर्मिनेंट्स है करके आपसे पूछ रहा है सवाल में. डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस, रिस्क ऑफ डिजास्टर रिस्क. देखिए डिजास्टर का जो रिस्क है वो अनएक्सपेक्टेड है ना, इसको इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. प्राइस ट्रेंड्स इन द मार्केट, यस. इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, यस. मतलब 3 को छोड़ दो, 3 कहा नहीं है, 3 इधर भी नहीं है, 3 इधर भी नहीं है, और 3 तो इधर है, तो C गलत हो जाएगा. 3 इधर भी है तो D भी गलत हो जाएगा. लेकिन मैंने क्या बोला, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी भी आएगा और प्राइस ट्रेंड्स इन द मार्केट भी आएगा, इसीलिए B will be the correct answer for the question. Clear all of you? B will be the correct response for this particular question. The MSP is fixed on the recommendation of
Commission on Agricultural Cost and Prices (CACP). Factors taken into consideration are demand and supply, cost of production, price trends in the market, both domestic and international, intercrop price parity, terms of trade between agriculture and non-agriculture, a minimum of 50% of the margin over the cost of production, and likely implication of MSP on the consumers of that particular product. ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, बीओपी का जो डेफिसिट होता है उसको किस तरह से हम कम किया जाए। ठीक है ना, देख लीजिएगा, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, लेकिन अप्रिसिएशन करने से नहीं कम होगा, लेकिन डिप्रिसिएशन करने से कम होगा। मतलब अप्रिसिएशन इज नॉट अ टूल टू डिक्रीज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकंड देख लीजिए, रिस्ट्रिक्टिंग अननेसेसरी इंपोर्ट। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, मान के चलो हम एप्पल फोन बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गोल्ड बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके तुलना क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे ज्यादा डिफिसिट हो जाएगा। ठीक है ना, हम एप्पल फोन नहीं भी यूज करते तो इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ नहीं आएगा। हम गोल्ड इंपोर्ट नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ नहीं होगा। हम सोना नहीं पहनते हैं, हम एप्पल फोन यूज नहीं करते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब रिस्ट्रिक्टिंग अननेसेसरी इंपोर्ट। ठीक है, प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, एब्सोल्युटली सही है। जो भी हमारा इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं उनको कुछ तरह का रिलैक्सेशन, कुछ तरह का डिस्काउंट, कुछ तरह का सब्सिडी यदि हम देते हैं, तभी एक तरह से बीओपी डेफिसिट को कम करने का है एक प्रयास हम कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड कम करना है माँ, ये ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा करेंगे तो बीओपी बढ़ेगा ना, बीओपी डेफिसिट और बढ़ेगा, बीओपी डेफिसिट कम कैसे होगा। मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, यानी 2 and 3 will be the correct answer, यानी C will be the correct answer for this particular question. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, उससे पहले इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन का देख लीजिएगा। अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में कल भी बताया था, अप्रिसिएशन का मतलब रुपये का वैल्यू बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन का मतलब रुपया वैल्यू कम होगा। लेकिन डेप्रिसिएशन करने से इंपोर्ट जो है वो मोर एक्सपेंसिव होगा, एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा चीपर हो जाएगा। मतलब इंपोर्ट्स ज्यादा एक्सपेंसिव होगा तो डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो ये क्या करेगा, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव्स। समझ गए ना डेप्रिसिएशन को जो थियरी, वो ठीक से समझना। We first country which adopted inflation targeting was, inflation targeting देख लीजिएगा, डिफ्लेशन एक होता है और दूसरा होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मैंने पहले वाला सवाल में बोला था ना, इन्फ्लेशन कभी कभी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन डिफ्लेशन कभी भी अच्छा नहीं होता। इन्फ्लेशन इसलिए हमारा सरकार के तरफ से आप देखा होगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग करके, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा डिफ्लेशन टारगेटिंग करके। इस तरह का इन्फ्लेशन टारगेटिंग को करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है इस करके सवाल आपको दिया है, उसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। कौन सा देश है वहां, न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट कंट्री टू अंडरगो इन्फ्लेशन टारगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये इससे पहले भी हमसे पूछा गया है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉरेंट्ज़ कर्व। लॉरेंट्ज़ कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। यस, सही है। इट इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये भी सही है। इट वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मैक्स लॉरेंस इन 1905। हाँ, अमेरिकन, यस, ये भी सही है। मतलब तीनों तीन सही है, इसका मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। सो that's all for today, and in the next class again we meet with the MCQ 9 series as a part of our Q2AC quarantine to assistant commandant, and CAPF का जो पेपर 2 बुक्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। उसके बारे में जानकारी के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया है। यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस पर्टिकुलर नंबर 7093777494, एंड आपके लिए ऐप भी एक लॉन्च हो चुके हैं। एप्लीकेशन CAPF पेपर 2 बुक का एप्लीकेशन में पहले आपको मिलेगा, उसके बाद आपको बुक मिलेगा। मतलब ये सिंपल प्राइस में आपको दोनों ऑफर भी मिलेगा, मतलब PDF भी मिलेगा और बुक भी मिलेगा, दोनों साथ में आपको बहुत ही कम प्राइस में देने वाला है। पूरा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।